Good morning and welcome into accountancy class. Today we will discuss chapter number 17, that is reserves and provision. आप अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक में आपका चैप्टर नंबर 17 है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस करेंगे, यानी प्रोविजन का मतलब क्या है और रिजर्व का मतलब क्या है, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो करके लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर you should be able to understand meaning and importance of provisions, meaning and importance of reserves, इन दोनों का मीनिंग और दोनों की इम्पोर्टेंस की बात होगी। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। टाइप ऑफ रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व दो प्रकार के होते हैं। रेवेन्यू रिजर्व भी आपके दो प्रकार के होंगे, जनरल रिजर्व्स एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स, और एक आपके पास सीक्रेट रिजर्व भी होता है। ठीक है, तो हमने जो है अब तक जो पहले पढ़ा हमने क्लास के अंदर जो भी सब्जेक्ट में पढ़ा है, उसमें देखा कि आपके बिजनेस के अंदर जो है कई बार रिस्क होते हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड रिस्क होते हैं, और वो बिजनेस को जो है कई बार ऊपर भी ले जाते हैं, कई बार नीचे भी ले आते हैं। ऊपर ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड व्हेन दीज रिस्क आर नेगेटिव मीन्स these opportunities are negative means these can create the loss for the business। तो उस समय फिर हम लोग जो है बिजनेस को किस प्रकार से बचाएं, तो इसके लिए हमारे पास दो टर्म जो हैं वो रिजर्व एंड प्रोविजंस आती हैं। तो उन दोनों का जो है वो क्या मतलब है। तो आपके प्रोविजंस हैं और रिजर्व्स हैं, समटाइम्स वी पीपल थिंक दैट आर डिसऑनोनियस, दैट आर इंटरचेंजेबल, बट इट इज़ नॉट सो। रिजर्व इज डिफरेंट वन थिंग एंड प्रोविजन इज डिफरेंट वन थिंग। So first of all we are going to discuss provisions। प्रोविजंस कि प्रोविजन का मतलब जो है वो क्या है। तो प्रोविजन का वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रोविजन का नॉर्मल भाषा में अगर बात करें तो प्रोविजन का मतलब होता है कि अगर मान लो कि आपके किसी दोस्त के साथ में जो है लड़ाई हो गई, अब आपको पता है कि उसने हाथ उठा रखा है, तो नेचुरली आप बचने के लिए अपने हाथों को या अपने बॉडी स्ट्रक्चर को इस प्रकार से करोगे कि आपको कम से कम जो है नुकसान हो, कम से कम चोट लगे। तो वो क्या है, वो एक प्रकार से प्रोविजन है। किस चीज़ का, किसी नोइंग रिस्क का, कि जो चीज़ हम जानते हैं कि अभी ये कुछ होने वाला है, उस चीज़ से बचने के लिए आप जो भी चीज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। ठीक है, तो बिजनेस में हमें पता है कि हम लोगों को डेटर से लॉस हो सकता है, हमारे डेटर मर सकते हैं। तो डेटर से लॉस हो सकता है, डेटर मर सकते हैं, तो उसके लिए जो कोई पैसा बचा के रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। इसी प्रकार से अगर आपकी मशीनरी है, मशीनरी पता है कि मशीनरी विल बी बिकेम एब्सोल्यूट वन डे एंड नेचुरली वी हैव टू रिप्लेस अनदर मशीन। तो यहाँ पर भी आपका जो है क्या है कि यू क्रिएट सम प्रोविजंस, यू कीप सम मनी असाइड फ्रॉम द बिजनेस प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। ठीक है, तो प्रोविजन का मतलब होता है कि विच इज डन फॉर एनी नॉन थिंग, कोई भी नॉन लिबर्टी के लिए आप करते हैं तो वो आपका प्रोविजन कहलाता है। तो हम ये कहते हैं कि इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड इफ द अमाउंट ऑफ ए नॉन लिबर्टी कैन बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी, it must be classified an outright liability and not as a provision। ठीक है, if any excess provision is made knowingly or intentionally, the amount of excess of the actual need will be treated as reserve। कि हमें पता है कि if we have the debtors, suppose if we have the debtors of this 1 lakh, हमने माल उधार बेच रखा, 1 लाख के हमारे पास डेटर हैं, and it is a normal practice that 2% debtors can be bad debts। ठीक है जी, and in that case you provide a provision of ₹2000 as a provision। मीन्स 2000 रुपये तो आपके मरेंगे, 2% तो आपके मरते हैं, वैसे मान के चलते हैं, तो इट विल बी कॉल्ड एज प्रोविजन। पर अगर आप इसको जानबूझ के ये कर दें कि इट इज 10% and the normal provision is 2% and you create it 10%, then 8% or 8000 will be called as reserve। क्योंकि ये तो आपका पैसा काम आएगा नहीं बैड डेट्स के अंदर। तो नोइंगली जो आपने किसी दूसरी चीज़ के लिए जो आप इकट्ठा कर रहे हैं,
तो यानी कि आपका जो एक्चुअल जो आपको लायबिलिटी है उससे ज़्यादा अगर पैसे इकट्ठा करें तो दैट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन है, प्रोविजन का मतलब ये हुआ कि एनी अमाउंट और एनी डिडक्शन विच इज सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर एनी नॉन लायबिलिटी फॉर एनी नॉन लॉस, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। इन ऐसा कोई भी पैसा जो आप बिजनेस के प्रॉफिट में से किसी नॉन लॉस के लिए, नॉन लायबिलिटी के लिए आप जो अलग करके रखते हैं तो वो आपका रिजर्व प्रोविजन कहलाएगा। ठीक है, वो प्रोविजन जो है उनके कुछ एग्जांपल्स हैं आपका। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, एसेट के ऊपर आप प्रोविजन करते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ द एसेट्स हैं। ठीक है जी, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये चीज़ें तो नॉन लायबिलिटीज हैं जो आपके सामने है, तो ये आपके जो है प्रोविजन कहलाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्रोविजन, यानी फीचर्स ऑफ प्रोविजन। फीचर्स ऑफ प्रोविजंस, आपके जो है फीचर्स क्या है प्रोविजन के, तो सबसे पहले आपके पास में है प्रोविजन इज मेड फॉर नॉन लायबिलिटी। आपके जो है प्रोविजन नॉन लायबिलिटी के लिए होगा, तो पहले फीचर तो है मेड फॉर नॉन लायबिलिटी। ये नॉन लायबिलिटी के लिए आपका बनाया जाता है, अननोन के लिए नहीं होगा। मीन से आपको पहले से पता है कि देयर कुड बी लॉस, देयर कुड बी रिप्लेसमेंट, तो उसमें नॉन लायबिलिटी के लिए आपका होगा। दूसरा, द लायबिलिटी ऑफ नॉन बट द अमाउंट ऑफ सच लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट द सर्टेन दैट सम डेट्स विल बी प्रूव इरिकवरेबल बट एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑफ बैड डेट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। यानी मीन से एक्चुअल अमाउंट इज नॉट नॉन। दूसरा होगा एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट इज नॉट नॉन। आपका सही एक्चुअल अमाउंट आपको पता नहीं है कि वो एक्चुअल अमाउंट कितना है जो कि लॉस हो सकता है। कि जैसे कि आप कहते हैं कि डेप्रिसिएशन के बारे में बोल रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन आपको पता नहीं कि एक्चुअल में मशीन की एक्चुअल एज है क्या, तो आप डेप्रिसिएशन तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू से लगाते हैं। उसी प्रकार से डेटर्स हैं, यू कांट इमेजिन दैट हाउ मच परसेंटेज डेटर्स कैन बी बैड डेट्स कैन बी देयर। इट इज एन ओनली प्रैक्टिस कि हम पिछले ट्रेंड को देख के करते हैं कि हमारे पिछले सालों में इतना बैड डेट्स हुआ तो इस साल भी इतना ही होगा, पर कई बार उससे ज़्यादा भी होता, कई बार होता भी नहीं। ठीक है जी। थर्ड है प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आपका जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। थर्ड है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि देयर मे बी प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस बट द प्रोविजन विल बी चार्ज। ये चार्ज किया ही जाएगा। जैसे कि आपके घर में बिजली का बिल है, चाहे आपके घर में पैसे हो या ना हो, बिजली का बिल तो बोर्ड से आएगा। ठीक है, और अगर आप ये कहें कि मैं 1000 रुपये महीना जो है बैंक में जमा करवाता हूँ, मेरे पापा मम्मी देते हैं, तो अगर किसी महीने का आपके पास घर में पैसे नहीं तो आप जमा नहीं करवाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन होता है। प्रॉफिट हो तो उसमें पैसा ले लेंगे, नहीं, पर ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जा ही जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है कि मेड फॉर नॉन लायबिलिटी, नॉन लायबिलिटी, नॉन लायबिलिटी। एक्चुअल अमाउंट इज नॉट ए नॉन, एक्चुअल अमाउंट में पता ही नहीं होता इसका। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपका कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में इसकी फीचर्स। अब हम बात करते हैं पर्पज और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजंस। आपके पर्पज या इम्पोर्टेंस क्या प्रोविजंस के, वो हम डिस्कस करते हैं।
पर्पज ऑफ प्रोविजंस। आपके प्रोविजन के पर्पज कौन कौन से हैं, प्रोविजन क्यों करते हैं, क्या जरूरी है प्रोविजन करने की। तो सबसे पहले आपके पास में है टू असर्टेन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट इज टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का जो है ट्रू प्रॉफिट या लॉस जो है वो असर्टेन करने के लिए आपका है, क्योंकि आप जो है ये मान के चलते हैं कि इफ सपोज वी अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग ए ईयर, but you have not calculated the what amount of the debtors we will not recover. Suppose you have lost your bad debts of 10,000, it means your profit will decrease by 10,000, क्योंकि आपका लॉस तो है, ये मान के चले थे कि आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है ईयर का, ठीक है, पर अभी आपके प्रोविजन नहीं किया, उसमें 10,000 के डेटर आपके जो है वो मर गए, तो आपका प्रॉफिट तो 90,000 बचा। तो एक्चुअल प्रॉफिट तो 1 लाख नहीं था, एक्चुअल तो 90,000 हुआ। इसी से मान लो कि आपका जो है डेप्रिसिएशन भी जो है वो 90,000 10,000 डेप्रिसिएशन बनता है, वो भी आपने डिडक्ट किया, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था तो 80,000 बना, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, ट्रू प्रॉफिट कितना हुआ, 80,000 हुआ। तो आप जो है प्रोविजन का पहले इंपॉर्टेंस है सर्टेन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड है टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, मीनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मतलब एसेट एंड लायबिलिटीज। तो आपकी एक्चुअल में एसेट कितनी है, एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है, वो फाइंड आउट है आपके जो प्रोविजन से होंगी। कि मान लो आपके पास में जो डेटर्स हैं उसमें 10,000 डेटर्स है वो बैड डेट्स हो सकते हैं, तो आपकी एसेट 90,000 की बनी ना कि 1 लाख की। इसी प्रकार से आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपकी 1 लाख की थी, उस पर डेप्रिसिएशन 50,000 कट चुका, पर आपने काटा नहीं आज तक, तो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि आपने रॉन्ग जो है बिल्डिंग की अमाउंट डाल रखा है। तो एक्चुअल फाइनेंशियल आपके जो है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की पता करने के लिए भी आपका प्रोविजंस जरूरी है। और थर्ड, प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेज इन फ्यूचर, टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेज इन फ्यूचर। आपके जो फ्यूचर के अंदर नॉन लॉस हैं जो आपको पता है ऑलरेडी, उनके लिए भी जो है आप इनको इकट्ठा करते हैं कि फंड्स विल बी रिक्वायर्ड टू मीट द लॉसेस एंड द लायबिलिटीज दैट आर लाइकली टू अकर इन द नियर फ्यूचर, सच एज प्रोविजंस टू बी मेड फॉर द प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग those losses, such as provision for taxation, provision for repairs, provision for damage like the arise from the pending suits and the other things। तो यानी आप जो है नॉन लॉसेस के लिए फ्यूचर के अंदर इसको बनाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस भी जो है आपका इसमें ज़रूरी है कि जिस प्रकार से आप देखें
कि आप जो है डेप्रिसिएशन है एक किसी एसेट पे काटते हैं, तो आपका डेप्रिसिएशन मान लो कि 10 ईयर्स की लाइफ है एक एसेट की, 1 लाख उसकी एसेट की वैल्यू है, तो वहाँ पर आपका जो 10,000 पर ईयर का बन गया, 10 ईयर्स में जीरो हो जाएगी। अब उसका जो मान लो कि आपने डेप्रिसिएशन काटा ही नहीं, और एट द एंड ऑफ द 10th ईयर मशीन बिकेम यूजलेस, तो सारा एक्सपेंस लास्ट ईयर में पड़ गया एकदम से। इसी प्रकार से रिपेयर वगैरह का खर्चा पड़ जाता है। तो अगर आप उनको डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग ईयर्स में ही डिडक्ट करते रहे, तो वहाँ पर जो है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस जो है पूरे साल के अंदर होता रहेगा। तो ये भी एक उसका फ़ायदा है। तो ठीक है जी, तो ये आपके थे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविज़न। तो मैंने आपको जो अभी बातें की वो मैंने चैप्टर में था रिजर्व्स हैं प्रोविजंस, तो मैंने प्रोविजन की बात की कि प्रोविजन मीन्स विच आर मेड फॉर नॉन लायबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन, वो आपके प्रोविजन कहलाते हैं। फिर मैंने प्रोविजन के कुछ एग्जांपल आपको दिए थे, वो एग्जांपल आपके पास में हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और प्रोविजन फॉर रिन्यूअल ऑफ एसेट्स। ये मैंने आपको बताए। अब मैंने आपको जो इसके पर्पज़ या फीचर्स मैंने आपको बताई थी कि फीचर्स आपके 3 फीचर्स थी। पहले आपके पास थी इट इज़ फिर मेड फॉर द नॉन लायबिलिटीज। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल अमाउंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। और थर्ड मैंने बताया था कि इट इज इन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि पर्पज़ ऑफ प्रोविजंस कौन से हैं। तो पहला असर्टेन टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस से असर्टेन करने के लिए आपका जो है मददगार होता है, क्योंकि आपके जो भी नॉन लायबिलिटीज हैं इफ़ दे आर डिडक्टेड एट द सेम टाइम देन देयर विल बी एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। और दूसरा था असर्टेन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, मीन्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन इज आल्सो असर्टेन्ड बाय मेकिंग द प्रॉपर प्रोविजंस। क्योंकि आप अगर गलत प्रकार के जो हैं इंफॉर्मेशन देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन रोंग मिलेगी। जैसे कि आपकी अगर हम ये कहें कि इसमें अपने डेप्रिसिएशन जब नहीं काटा एसेट के ऊपर, और लास्ट में जो है एकदम से हम एसेट को जीरो करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द 10 ईयर या जिस जो भी लास्ट ईयर जो भी होगा उसमें एकदम से एक्सपेंस ज़्यादा होंगे, तो वो अब गलत हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो है असर्टेन और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन तभी होगा जब बराबर आप उसको डेप्रिसिएशन काटेंगे। नेक्स्ट प्रोवाइड फॉर नॉन फ्यूचर लॉसेस, कि फ्यूचर में जो नॉन लॉस हैं उनके लिए आप इनको बना के रखते हैं। यू नो दैट देयर वुड बी द बैड डेट्स ऑन द शेयर ऑफ द क्रेडिट शेयर ऑफ द मटेरियल। तो नेचुरली कि आप उनको जो है हो सकता है कि फ्यूचर में लॉस हो जाए, तो उनके लिए आप इसको बनाते हैं। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, कि आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, क्योंकि आप उनको इस तरीके से जो है डेप्रिसिएशन या दूसरी चीज़ें जो है प्रोवाइड करते हैं कि उनका जो है एकदम से इफेक्ट ना पड़े, बल्कि उनका इफेक्ट आपके ऊपर धीरे धीरे पड़े। तो वो जो है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी एक फ़ायदा आपका प्रोविजन का एक पर्पज़ है। तो ठीक है जी, तो आप जो है मैंने आपको ये इसके प्रोविजन के बारे में बताया। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट जो आता है वो आपके पास में आता है रिजर्व्स। ठीक है, तो रिजर्व का पॉइंट जो है हम कल करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें वरना मिक्सअप हो जाएंगी। आप इनको जो है घर पे करके देखना, और हो सकता है ये परसों तक आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी छोटा चैप्टर है ये, इसमें कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही है। तो हम परसों जो इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे और बड़ा ईजी करने बाद हैं। फिर नेक्स्ट आपके यहाँ जो चैप्टर आएगा ना वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपके जो 10 दिन के आसपास में लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो है 21st चैप्टर, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो 21st चैप्टर हो गया। फिर आपका जो है 22nd चैप्टर है, और फिर उसके बाद में आपका 22nd के बाद 23rd। ठीक है, ये ही आपके चैप्टर जो है ना वो हैं। उसके बाद में आपके कंप्यूटर के आ जाएंगे 24 से। तो ये मानो कि 17 चैप्टर हमारे लगभग कंप्लीट हो गए, तो केवल 7 चैप्टर बचते हैं, और इसमें हमारा अच्छा आराम से सिलेबस से क्लियर हो हम कंप्लीट कर लेंगे।
और बिजनेस स्ट्रीम में भी जो है हम 3 या 4 दिन में सिलेबस ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा और आप उसको ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। कोई चीज़ और आप पूछना चाह रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। एनीथिंग यू वांट टू आस्क?